अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ही ज़्यादा मैंने ये कहना था कि आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि कल मेरी बर्थडे थी तो मैंने तो अनाउंस भी नहीं की थी लेकिन लोगों को पता चल जाता है तो आप लोगों की मोहब्बतें हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, बहुत सारे लोगों का जवाब मैं दे चुका हूँ। कुछ का रह गया है, उनका भी दूँगा इंशाल्लाह और फिर भी अगर कुछ खुदा ना ख़ास्ता रह जाएँ, तो मेरी माज़रत कबूल कीजिएगा और लेकिन बहरहाल आपका सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाज़िश। अच्छा ज़रा टॉपिक की बात करते हैं। ख़ास तौर पे जो आज लाहौर में वाक़या हुआ है, वो बहुत ही अफ़सोसनाक हुआ है। जो स्कूल में जो ट्यूशन सेंटर था उसमें जो जिस तरीके से बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और 14 बच्चे वहाँ पे ज अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसनाक है। बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शौकत मीर साहब जो हैं, जो एक्शन कमेटी के आज़ाद कश्मीर के एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीमा खान साहिबा आज फिर खाली हाथ वापस लौटीं, वो भी एक बड़ा मसला है। अफ़गानिस्तान की तरफ से ड्रोन का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में फेंके गए हैं, चलाए गए हैं, फिर उनको गिराया गया है। ये भी एक सूरत-ए-हाल चल रही है। पाकिस्तान इंडिया टॉक्स जो हैं, उनके बारे में बात हो रही है। इसहाक डार साहब ने फिर वार्निंग दी है इंडिया को कि ये पानी वाला जो मामला है, इसको आप हल करें। ख़ामेनी साहब का फ़ुनरल हो रहा है ईरान में। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं वहाँ पे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आ गया है कि वो नहीं जा रहे हैं और ईरान टॉक्स किधर जा रही हैं। फिर एक साथ-साथ एक बहुत बड़ा आज लैंडमार्क डिसीजन अमेरिका में आया है, उसकी ज़रा बात करेंगे। तमाम उन पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साद हफ़ीज़ साहब, उनसे बात करेंगे। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम कसार साहब, हैप्पी बर्थडे। अच्छा आपको थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये अब हम लोगों की ये इस तरह की उम्र तो है तो नहीं है वैसे, लेकिन अब क्या करें, लोग जो हैं वो हमें आज भी उसी तरह ही समझते हैं, तो उनकी मेहरबानी है, उनका अच्छा गुमान है और आपका भी गुमान, बड़ी मेहरबानी। तो अच्छा साद भाई, ये ज़रा थोड़ा-सा मुझे शुरू में ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि ये जो हादसा हुआ है लाहौर में, इसको इसका मुझे तो समझ नहीं आ रही इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है और इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ट्यूशन सेंटर बना हुआ है और वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर उनके तामीर हो रही है, ऊपर उनके कंस्ट्रक्शन जारी है। व्हाट वाज़ गोइंग ऑन? जी हाँ, मैंने देखा इसको, बड़ा अफ़सोस हुआ देख के। और ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं पाकिस्तान में। और वही है कि कसाना साहब जो गवर्नमेंट के फेलियर्स अपनी जगह हैं। क्योंकि अप्रूवल्स तो वही देती है गवर्नमेंट के, भाई कौन इसको बना रहा है और किस तरह के ये डिज़ाइन है, ये है, वो है। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर ट्यूशन सेंटर कौन चला रहा था? कैसे चला रहे हैं? और आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह काम चलता है कि भाई हर चीज पैसे से चलती है। और किसी ने प्रोबेबली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन 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 बोर्ड लिया होगा इसी तरह ही। और अफसोस हुआ कि देखें रिजल्ट उसका, आप देखें ये। लेकिन ऐसे 14 बच्चे होती रहती है पाकिस्तान में, और अफसोस की बात है, बहुत बड़े अफसोस की बात। अच्छा जी, आप जरा आ जाते हैं शौकत मीर साहब की तरफ। उनकी गिरफ्तारी रिपोर्ट हो रही है और कहा जा रहा है कि वो किसी जगह पे थे और वहाँ पे उनको ट्रैक डाउन किया गया और फिर उनको पकड़ लिया गया। एक तो लिहाज से तो ये तो अच्छा है, कम से कम रिपोर्ट हो गया कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, वरना तो पता है आपको सीसीडी आजकल अगर उसके हाथ चढ़ जाते या उसकी अगर वहाँ पे दस्तरस थी तो अल्लाह ना करे उनको कोई और कुछ मामलात में ये पकड़ लेते और वो जो आजकल कहते हैं कि जी वो हाफ फ्राई और फ्राई कर देते, खुदा ना खास्ता। तो ये अब इससे कितना बड़ा डेंट पड़ेगा उनके ओवरऑल तहरीक को? जी नहीं, डेंट तो पड़ेगा क्योंकि वो तो काफी एक्टिव थे और वो ऑन ग्राउंड थे। तहरीक के बाहर लोग तो लगे हुए हैं। आपको यूके के अंदर पर्टिकुलरली जहां डायस्पोरा है कश्मीरी, वो भी इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। और उनके पार्लियामेंटेरियंस ने भी काफी क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। मेरा जो इशू वही है कि भाई आप इतना सियासी मसला, आपने इतना बड़ा क्राइसिस क्यों बना दिया, जो पाकिस्तान में आदत है लोगों को बनाने की। क्योंकि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो है नहीं, ये तो ऐसी इम्पोज्ड हाइब्रिड रजीम है। पता नहीं किस तरह की बात करते हैं ये और किस तरह की सोल्यूशंस ये ढूंढते हैं। लेकिन इट इज अ सेटबैक इनके लिए। लेकिन फिर मैं फाइनल बात इस पे यही कहूंगा कि देखें, कश्मीर का इशू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये लोग ये चाहते हैं कि ये किसी तरह पाकिस्तान के लिए क्राइसिस क्रिएट कर दें, तो पाकिस्तान का जो सपोर्ट है कश्मीरी कॉज के लिए, उसके ऊपर मेजर इफेक्ट आएगा। तो ये बैलेंस करने की बात है कि किस तरह ये कितनी दूर जाना चाहते हैं ये। ठीक है, आप लोकल राइट्स के लिए बात करें, आप इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, तो बहुत जरूरी है ये चीजें। लेकिन अगर आपने इसको, क्योंकि इंडिया बहुत उछाल रहा है इसको,
वो ये कह रहे हैं कि भाई बेसिकली पाकिस्तान, वो तो कहते हैं ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हाँ हाँ और आजाद कश्मीर ये नहीं है, वो पाकिस्तान हाँ। हाथ से निकलता जा रहा है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो पाकिस्तान को बहुत बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा और कश्मीरियों को केयरफुली वॉच करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो जो उनके राइट्स हैं, देखिए ना, जो उनके मुतालबात हैं, अगर उनके साथ बैठ के बातचीत की जाए, बजाय इसके कि हाई हैंडीनेस शो की जाए, बिल्कुल गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना कि वो इन चीज़ों को देखे कि भई अगर ये उनके मुतालबात जायज़ हैं, और ख़ास तौर पे जो वो 12 सीटों वाला मामला है, वो तो मुझे लगता है उनका जायज़ मुतालबा है, क्योंकि वो तो जो लोग, मैं भी उनमें से कई लोगों को जानता हूँ, जो बाहर से जाते हैं और जाके वहाँ पे वज़ीर बन जाते हैं, उनका कुछ ताल्लुक नहीं होता, वो रहते वहाँ पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में हैं, वहाँ पे सारे बिज़नेसेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जाके फिर वज़ीर वहाँ पे बने हुए होते हैं और उनकी स्टेक्स वहाँ पे होती नहीं है। तो वो इस लिहाज से तो उनका ये मुतालबा ठीक लगता है मुझे। नहीं नहीं, मुतालबा तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि देखें किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि जो चीज पाकिस्तान अवॉइड कर रहा है यहाँ, कसाना साहब, वो ये है कि भाई इंडिया की तरह आप 370 जो है रिवोक कर दें और उसको स्टेट बना दें, तो फिर तो बेसिकली ये जो कश्मीर का जो मसला है ना, ये तो फिर हल हो गया। आपने एलओसी को रिकग्नाइज कर लिया और ये जो है फिर हमारे कोई राइट्स नहीं होंगे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये बड़ा क्रिटिकल मसला ये है, किस तरह ये डील करेंगे इसको। इन्होंने अननेसेसरीली, जैसे आप कह रहे हैं 12 सीटों का जो मसला है, अभी आपने देखा कि पीपीपी और अपने फजलुर रहमान जॉइंटली रन करेंगे ये जो इलेक्शन आने वाला है वहां। तो आप देख रहे हैं कि वो पीटीआई का जो आपने कहा था लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुई थी, उनका जो चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, वो विड्रॉ कर लिया। हाँ जी, तो मैंने जैसे कहा था, आपने भी कहा था कि भाई वो नहीं होगा, और तो पीटीआई को तो लेवल प्लेइंग फील्ड देते ही नहीं किसी जगह, और वहां भी नहीं दे रहे। तो ये किस तरह के इलेक्शन होंगे? नहीं, लेकिन इलेक्शन से पहले देखें ना, मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि आउट ऑफ हैंड होने से पहले पहले अगर मुज़ाकरात का कोई सिलसिला बन सकता है। देखें ना, जिस तरह भी अपोजिशन के लोग कल जा रहे थे परसों, और उनको भी नहीं जाने दिया गया, बल्कि उनको वापस भेज दिया गया। तो क्या हर्ज था कि अगर वो वहां पे चले जाते और जाके उनसे बात कर लेते और उनसे कहते भाई आप इस तरह के काम ना करो, हम आपके पास आए हैं, हम आपके मुतालबात, अव्वल तो अपने ही इनके मुतालबात नहीं तस्लीम हो रहे, तो ये क्या गारंटी दे सकते थे, लेकिन एटलीस्ट कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना चाहिए था वहां पे। जैसे पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, इसी तरह इन लोगों के साथ भी, और बेसिकली केपी के अंदर और बलूचिस्तान के भी मुज़ाकरात होने चाहिए। मिलिट्री एक्शन से तो कुछ नहीं होने वाला ना एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन इनकी पॉलिसी, जो हार्ड स्टेट की पॉलिसी है, वो टोटली डिफरेंट है कसाना साहब। हाँ, लेकिन हर स्टेट का हमें नुकसान हो रहा है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए ना, सारा मुजफ्फराबाद, ये मुजफ्फराबाद के सीन्स है, मुजफ्फराबाद सारा बंद है, बाकी जगहों पे सब बंद है। लोग जो हैं वो अभी तक, ये तीसरा हफ्ता मुकम्मल हो चुका है, वहाँ पे रावला कोर्ट में लोग बैठे हुए हैं, लोग थक भी जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि जो लोगों के अंदर कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है। एनीवे, हमारी बात तो खैर कोई नहीं सुनता, लेकिन अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मुझे जरा बताएं कि ये वही चीज़ जो हम वहाँ पे देखें, वही चीज़ हम देख रहे हैं अलीमिया खान साहबा के साथ भी हो रही है, उनकी बहनों के साथ हो रही है। इमरान खान के लिए वो हर दफ़ा जाती हैं और यही हमारा वाला दिन जो होता है वो इसी दिन होता है, और वो उनसे ना मुलाकात होती है। कभी कहते हैं जी कि एक बहन की मुलाकात करवा देंगे, कभी कहते हैं कि जी जेल हुकाम को आप एप्लीकेशन दें तो फिर हम मुलाकात करवा देंगे। भाई, जब आप जेल हुकाम की बात मानने के लिए तैयार हैं तो आप कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल मानना चाहिए, लेकिन कसाना साहब, इनकी तो पॉलिसी क्लियरली अब तो ये है कि पीटीआई को इंटरटेन नहीं करना और बेसिकली इमरान खान का तो नाम और निशान मिटा देना है ना। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। तो क्लैरिटी तो इसमें है कि भाई वो कोई रिलीफ नहीं देना चाहते। और अलीमा खान ने तीसरी दफा ये कहा, मैंने आज बयान फिर सुना, कि भाई आप एक्शन कुछ लेना चाहिए, अब आपको बाहर आना चाहिए, कुछ करना चाहिए, लेकिन ऐसे उसके कोई साइन नजर नहीं आते, कोई मूवमेंट के साइन नजर नहीं आते, कोई प्रेशर स्ट्रीट्स के ऊपर से नजर नहीं आता। या ऑपोजिशन वाले बातें करते रहते हैं, लेकिन कुछ इनके पास कोई क्लाउड नहीं है। इनके पास क्लाउड तो सारा कुछ इमरान खान के पास है ना, और वो तो आपको पता है उनके साथ क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ, लेकिन ये जो पार्टी है, मुझे लगता है कि पार्टी ने तो अबैंडन कर दिया है अपने लीडर को, और ये जो अब बहनें हैं वो जाहिर है कि ये कहने पे मजबूर हो गई हैं कि भाई अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम मामलात को अपने हाथ में लेने पे मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, और वो कह सकती हैं, यही सिचुएशन तो बिल्कुल क्लियर है अब कि पार्टी, ये भी सुनने में आ रहा है कि एक्चुअली 3-4 ग्रुप्स जो हैं पार्टी के अंदर, जो मैंने देखा और सुना है, वो ये है कि भाई वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, फिर एक दूसरे को
वो कोशिश ये करते हैं कि उनको क्रेडिट ना मिले इस चीज का, तो ये बात आगे बढ़ती ही नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं। आपस में लड़ते रहते हैं बच्चों की तरह। ये अजीब ऐसे इनका मामला हुआ है, और इनके अपने मफादात जो हैं उनको नजर आ रहे हैं कि अगर हमने इस तरह कर दिया तो पता नहीं फिर हमारे लिए क्या बनेगा। और इनको ये भी पता है कि जब अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर उनकी तो खैर नहीं है, उनके तो बिल्कुल मुझे खैर लगता नहीं है, किसी की खैर नहीं है फिर। हाँ हाँ। तो इसमें अब क्या ऑप्शंस क्या बचती हैं इनके पास, अलीमा खान साहबा के पास और दूसरों के पास? देखें, हार्ड स्टेट को फेस करना आसान तो नहीं है, और मैं इनको बड़ी दाद देता हूं इनको, लेकिन अदर देन गिविंग स्टेटमेंट्स और बयान देने से, इसके अलावा आजकल तो मुझे कुछ ऐसी चीज नहीं लगती, जो कि इकोनॉमी एक इशू है, जो कि जिसके ऊपर काफी फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसको भी ये एक्सपर्ट नहीं कर पा रहे। उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस प्लेस करनी चाहिए इन्हें। देखिए ना सादी, वो बोलते ही नहीं है किसी इशू के ऊपर, बजट के ऊपर, किसी और चीज के ऊपर। अब महंगाई का हाल ये देख लें आप क्या हो रहा है, बाकी इश्यूज हैं जिस तरह भी ये ऑपोजिशन के, तो इनको तो बने बनाए इश्यूज मिल जाते हैं अगर इस तरह का, अगर वो चाहें तो। अभी जिस तरह आज ये स्कूल का वाकया हुआ है, दूसरी जगहों पे हुआ है, ये तो बने बनाए इश्यूज होते हैं अपोजिशन के लिए, दे डोंट टॉक अबाउट इट। नहीं, वो लोकलाइज है ना सारे, ये नेशनल लेवल के ऊपर तो डिस्कशन इन चीजों पे होता ही नहीं। अब आप स्कूल के मसले की बात कर रहे हैं, वो तो खैर ठीक है, लोकलाइज्ड इंसिडेंट होगा, भूल जाएंगे लोग, लेकिन इकोनॉमी तो एक नेशनल इशू है ना, उसके ऊपर तो डिस्कशन होनी चाहिए। भाई आपने देखा कि क्या हुआ है इस दफा बजट के अंदर, कि सारे रिसोर्सेज डिफेंस की तरफ गए हैं, और वो किसके जो स्टेट्स हैं, जो कि हमारी जो सिंध है, केपी है, बलूचिस्तान है और पंजाब है, उन्होंने पैसे दिए सेंटर को इसके लिए, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर तो कुछ खर्चा हो ही नहीं रहा, बिल्कुल एजुकेशन के ऊपर कोई खर्चा नहीं हो रहा। बड़े अफसोस की बात है, वैसे बहुत ही अफसोस की बात है। अच्छा जी, आप जरा बढ़ते हैं आगे। और एक ये जो आज खबर चल रही थी कि अफगानिस्तान के ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान में घूम रहे थे, और उनको में 2-3 को गिराया भी गया है। अफगानिस्तान के साथ ये सिलसिला कैसे चल रहा है? और पिछले दिनों में आपने देखा कि जब वो अटैक हुआ था रेंजर्स के ऊपर, फिर पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया अफगानिस्तान के अंदर जाके, और बहुत सारे लोगों को बकौल इनके मार भी दिया। तो उससे क्या वो ये उनका रिएक्शन था, या ये कोई वन ऑफ चीज थी? मेरा ये ख्याल है कि वन ऑफ चीज होती रहेंगी, ये वन ऑफ चीज ही थी, यानी कि एक इंसिडेंट हुआ, उसका रिटेलिएशन हुआ। पॉलिसी तो क्लियर है कि ये अब तालिबान को अब जिनको पाकिस्तान पावर में लाया था, ये तो क्लियर है ना, पाकिस्तानी लाया था पावर में ने, तो उनके साथ तो ये अब अलायंस टूट चुकी है बिल्कुल, उनसे बातचीत भी नहीं हो रही अब, और बगैर बातचीत के तो ये आगे चीजें बढ़ नहीं सकते। बीच में आया था कि चाइना भी इसमें इंटरसीड कर रहा है डिप्लोमेटिकली एंड सो ऑन, उन्होंने भी लगता है कि दे हैव गिवन अप। तो एनीवे, अब ड्रोन का जो वाक़या है उसके बाद उन्होंने ड्रोन फायर किए हैं बलूचिस्तान और केपी की तरफ। उससे सुना है कि कुछ इंजरीज हुई है ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन देखें ड्रोन्स, और वो भी बड़े रूडिमेंट्री ड्रोन्स हैं। पहले तो ये बताया गया था कि ये हिंदुस्तान ने सप्लाई किए हैं, किट सप्लाई किए वो, और उसको इस्तेमाल किया इन्होंने तालिबान ने। लेकिन पॉइंट ये है कि फिर पाकिस्तान फिर काउंटर अटैक करेगा, और उनको तकलीफ वहां ज्यादा होगी, क्योंकि भाई पाकिस्तान को पता है एयरफोर्स का जो कैपेबिलिटीज है बहुत ज्यादा है। तो ये पॉइंट ये है कि ये मसला जो है टॉक से ही रिजॉल्व होगा, लेकिन अगर वो बात करने को तैयार नहीं है और वहां से ये एक्टिविटीज चलती रहती हैं जिससे पाकिस्तानी सिटीजन मरते रहते हैं, तो पाकिस्तान करे क्या? ये बात पूछ रहा हूं। हाँ, सही बात, सही बात। वो तो खैर ठीक बात है, ये सिचुएशन जो है काफी सीरियस सी हुई भी है। अच्छा जी, पाकिस्तान इंडिया की टॉक्स के हवाले से आपको पता है कि ये भी खबरें आ रही हैं कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है। पिछले दिनों में थाईलैंड में और कोलंबो वगैरह में यहाँ पे मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ लोगों की। अब इंडियन मीडिया में भी बातचीत चल रही है, आज भी मैं देख रहा था मुख्तलिफ लोग इस पर बात कर रहे थे। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब जो हमारे नायब वज़ीर आज़म साहब हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने वार्निंग दी है इंडिया को कि भाई ये जो पानी वाला मामला है इसको आप सीरियसली हल करें, वरना फिर मामला जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ सकते हैं। वेयर आर वी हेडेड? ये बड़ी सेंसिटिव इशू है, और इसके ऊपर ज्यादा बात करनी चाहिए हम लोगों को भी, बाहर भी, क्योंकि ये हिंदुस्तानी पोजीशन मुझे समझ में नहीं आती बिल्कुल इसमें, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर चॉइस नहीं है, पाकिस्तान को मैक्सिमम कैपेबिलिटी अपनी यूज करनी पड़ेगी। और ये जो है ये कुछ ये सिंदूर 2 और 3 और 4 हो सकता है, बहुत ही ज्यादा,
क्योंकि पानी का मसला जो है बड़ा एक्यूट है पाकिस्तान के लिए, लोअर राइपेरियन स्टेट है, सो ऑन सो फोर्थ, और राइट्स भी हैं। और आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ने भी रिकग्नाइज किया इंडस बेसिन ट्रीटी को। और जब ये निगोशिएट हुई थी, बड़ा दोनों साइड्स ने बड़ा फ्यूचरिस्टिक आउटलुक रखा था कि भाई देखें ये बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत जरूरी चीज है दोनों मुल्कों के लिए, एंड सो ऑन। तो मेरा ये जो अफसोस होता है कि हिंदुस्तानियों ने इसको एक इशू बना रखा है, और उनको इशू बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। वो ठीक है, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन पानी इज वाटर टेररिज्म जो कि इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, इज अ वेरी सीरियस इशू। उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही, और न्यूक्लियर स्टेट्स हैं दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स। हाँ, ये वैसे इनको सोचना चाहिए कि ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग आप बंद करें। ये क्या तरीका है? ये बच्चों की तरह आप छोटी छोटी बात होती है तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और फिर एनीवे इनको समझाना वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होता है। ये बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन बहुत ही छोटा ज़र्फ है इन लोगों का। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं। ख़ामनई साहब की फ्यूनरल हो रही है अगले हफ्ते 9 को, और उसमें मुख्तलिफ जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं वो उन्होंने जाना है। मुख्तलिफ हमारे लोगों की तरफ से भी एक डेलीगेशन जा रहा है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? एक बहुत बड़ा ये कोई इवेंट करने जा रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, जो NGOs के लोग हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनको बुलाया जा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था लेकिन सुना है कि वो नहीं जा रहे हैं। क्या हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक वो तो क्लैरिटी है कि हिंदुस्तान की पोजीशन वीज़ावी ईरान क्या हो गई है अब। बेसिकली उनके जो टाइज हैं इजराइल और अमेरिका से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक जमाने में ईरान के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और चाबहार पोर्ट की भी बहुत बातें चल रही थी। अब तो बिल्कुल अबैंडन ही हो गया है वो जो जॉइंट वेंचर था इनका, इंडिया और ईरान का। तो ये बेसिकली इज अ कैजुअलिटी ऑफ दिस वॉर, और उन्होंने क्लियरली अपनी टिल्ट शो कर दी है। आप देखें कितनी अफसोस की बात है कि आपने एक हेड ऑफ स्टेट को मारा, पहले तो उसकी डिस्कशन होनी चाहिए ना। और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान जा रहा है, सीनियर लेवल जा रहा है, और जाना चाहिए। आजकल के जमाने के रूल बेस्ड ऑर्डर तो है ही नहीं बिल्कुल, कि भाई आपने 4 महीने पहले, और वो दफन भी नहीं कर पाए थे अब तक, उन्होंने मेजर किया था। तो आई थिंक इट शोज कि इरानियंस आर यूनाइटेड, और ये चीज जो है ये इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एंड सो ऑन। उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, फ्यूनरल असाइड, बड़ी अफसोस की बात है और जो हमारा था एंड सो ऑन, बट 30 डेज के अंदर जो मैंने पढ़ा है, इन्होंने काफी सिग्निफिकेंट कंसेशंस दिए थे ईरान को, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये इजरायली प्रेशर की वजह से अमेरिका उससे बैक ट्रैक कर रहा है। एसेंशली रेपरेशंस ऑलमोस्ट बात हो गई थी कि भाई आप वो रिलीज करेंगे, सैंक्शंस उठेंगी, और आपके जो फंसे पैसे वो दिए जाएंगे, और गल्फ स्टेट्स आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी टू रीबिल्ड ईरान। वो सारी चीजें डिस्कशन में अब नहीं आ रही। बैक ट्रैक ये तो इनका तो वतीरा ही है ना। ये तो पहले साइन कर लेते हैं फिर बाद में बैकआउट कर जाते हैं। ये तो इनका तो हाल ही है। ये नोबडी बिलीव्स इन देम एक्चुअली। ये जो ऊपर से ट्रम्प साहब जो है, उनको ऊपर तो किसी को भी यकीन नहीं रहा। लेकिन एक चीज मुझे बताइएगा कि ये नहीं करते तो फिर ये तो मैटर फिर वापस चल जाएगा ना बैटलफील्ड के ऊपर। एब्सोल्युटली जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और ये चीजें देखें ना, हम देख रहे हैं ना इसराइल की तरफ से क्या हो रहा है। इसराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर भी कोई लेटअप नहीं है। आज उन्होंने सीरिया के ऊपर भी अटैक शुरू कर दिया है, और बहुत ज्यादा लोगों की वहाँ पे जो है वो खबरें आ रही हैं हिलाकतों की, बच्चों का। अभी आपने देखा कि वो जो रिपोर्ट आई है 20,000 पैलेस्टीनियन किड्स जिस तरीके से उन्होंने मारे हैं, उसके ऊपर UN की एक रिपोर्ट आ गई जो कि जिसमें जो मुख्तलिफ जजेस हैं, इंटरनेशनल जजेस, वो शामिल थे। ये इस तरीके से तो उन्होंने जेनोसाइड किया है। अब वो जेनोसाइड को छुपाने के लिए, अब आपको ये भी शायद पता होगा कि जो इन्होंने एक नया तरीका शुरू किया कि टेक ऑन करने के लिए तुर्की को, अब ये वहाँ पे कनेसेट ने जो आर्मीनियन जेनोसाइड थी उसकी रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि जी हम उसको रिकग्नाइज करते हैं, ताकि आर्मीनिया के खिलाफ जो मामलात हैं तुर्की के, उनको एक्सप्लॉइट करके तुर्की के खिलाफ एक फिजा बनाई जाए। और वो ओपनली कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो तुर्की है। जी हाँ, और वो तुर्की को आसान टारगेट तो है नहीं, क्योंकि वो ब्लेम करते हैं वैसे कि एर्दोगान को, और एर्दोगान ने काफी स्टेटमेंट्स भी दिए हैं रिसेंटली, जो मैं सारे पढ़े हैं मैंने। उसमें तो काफी उन्होंने हॉस्टाइल एटीट्यूड इसराइल को, उनको सबक सिखाया है एसेंशियली कि भाई आप जो हैं, जो कर रहे हैं, गाजा के अंदर बच्चों को मार रहे हैं, ये अनएक्सेप्टेबल से भी आगे निकल गया है।
तो आपके साथ डील करना पड़ेगा, तो वो कंसिडर करते हैं इसको थ्रेट। तो ये कोशिश यही कर रहे हैं। आर्मेनियन जेनोसाइड तो ऑटोमन्स के जमाने में हुआ था कसाना साहब। ये तो और जो ये अब तुर्क्स तो एक्सेप्ट नहीं करते जेनोसाइड था, अब आर्मेनियंस एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये रेक अप कर रहे हैं इश्यूज टू मेक टर्की लुक बैड। हाँ, और उधर से आपको पता है ना कि जो आर्मेनियंस हैं उनकी जो लीडरशिप है, उन्होंने कह दीजिए कि वो हमारा अपना जाती और बाहमी मामला है, आप इसमें हमें ज्यादा धकेलने की कोशिश ना करें, ना ही उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करें। ये आर्मेनियंस आर सो स्मार्ट, उन्होंने कहा जी कि आप ठीक है वो करें, लेकिन आपको पता है कि आर्मेनियंस के खिलाफ भी ये जो लोग आर्मेनियंस हैं वहाँ पे इसराइल के अंदर रहते हैं, उनको भी ये टारगेट करते हैं, उनको भी मारते हैं। तो इसलिए वो आर्मेनियंस समझते हैं कि ये हमें यूज कर रहे हैं, और ये जो जेनोसाइड वाला मामला है ये इसको यूज करके तो तुर्की के खिलाफ ये अपना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये एक चीज और है इसमें इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी रिसेंटली एक मेजर डील जेट इंजन्स की साइन हुई है अमेरिका और तुर्की के दरमियान, बड़ा मेजर है ये। तो उसको सबटाश भी करना चाह रहे हैं यार अमेरिका के अंदर, क्योंकि यहाँ आर्मीनियन जो लोग हैं वो बड़े एंटी तुर्क हैं, और बड़े उनकी जो लेजिस्लेटर्स हैं सो ऑन, वो बेसिकली वोट करते हैं अगेंस्ट तुर्की, और कोशिश उनकी यही है कि सबटाश हो जाए डील। तो इनको कोशिश इनकी यही है कि किसी तरह तुर्की को बुरा माना जाए एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो ईरान की और यूएस की कहा जा रहा था कि दोहा में टॉक्स हो रही हैं, ईरान ने भी कहा कि जी हम तो कोई टॉक्स नहीं कर रहे हैं, दोहा ने भी कह दिया कि कोई टॉक्स नहीं हो रही, तो ये अमेरिका ने क्यों कह दिया कि हम वफद वहां पे भेज रहे हैं? और दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा था कि जो उनके वजीर खारजा साहब हैं इराक़ी साहब, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया यूएस होमलैंड सिक्योरिटी के जो चीफ हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे ईरान, आपको पता है ना वर्ल्ड कप से एग्जिट उसका हो गया है, तो उसके ऊपर वो हैप्पी डांस कर रहे थे और बड़ा जनाब वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इराक़ी साहब ने उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया है। तो ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है? कुछ देखे ना, ये कोई पीस तो था ही नहीं कभी भी, हमने आपको डिस्कशन कितनी दफा कर चुके हैं। तो हॉस्टिलिटीज तो चल रही हैं, अब ये मीडिया में भी आ गई हैं। एक्चुअली गन फायर कम हो गई है, लेकिन मीडिया फायर ज्यादा हो गई बिटवीन द टू कंट्रीज, और ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। भाई मेरा ख्याल में ईरान की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अफसोस हुआ कि चले गए, वो आउट हो गए, लेकिन उसके ऊपर मजाक उड़ाने से क्या फायदा होगा? हाँ, क्या फायदा होगा? सही बात। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा मैं इधर आपको थोड़ा सा डिट्रैक्ट करता हूँ। थोड़ी सी पहले मैंने इंडिया के बारे में बात की थी। ये जो अमेरिका ने अभी रिसेंटली ये जो अनाउंस किया जी कि ये इंडो पैसिफिक नहीं रहेगा, अब ये पैसिफिक कमांड हो जाएगी हमारी, क्या ये इन्होंने स्नब किया है इंडिया को? मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने बेसिकली ये लिंक्ड है उनकी चाइना पॉलिसी से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये आगे अगर प्रोग्राम हुए तो इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी चाइना पॉलिसी बहुत चेंज हो गई है उनकी। एक्चुअली तो इनको ये ख्याल था हिंदुस्तानियों को और इंडिया को कि भाई वो काउंटर वेट बन रहे हैं। इंडिया, यूएस चाहता है कि इंडिया काउंटर वेट हो, जब भी वो उसमें लेके आ गए थे कि भाई क्वाड बन रहा है एंड सो ऑन। उसके ऊपर सारा वो जो एम्फेसिस था वो हट गया है सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसकी वजह से हिंदुस्तानी और लेट डाउन फील कर रहे हैं और भी ज्यादा, क्योंकि भाई यूएस चाइना पॉलिसी चेंज हो गई है। तो आज भी मैं देख रहा था कि वो काफी तड़प रहे हैं कि जी ये इन्होंने उसको पैसिफिक कमांड क्यों कह दिया है, इंडो पैसिफिक था तो ये था वो था, ये इन्होंने पॉलिसी, ये हमें पुश ओवर समझते हैं, ये इस तरह करते हैं वो करते हैं। तो इसका मतलब है कि क्लियर कट उन्होंने सिग्नल दे दिया है इंडिया को कि भाई वेयर डू वी स्टैंड ऑन योर पॉलिसी, कि जो चाइना पॉलिसी है या जो भी आप कह लें उसके ऊपर अब हमने इंडो पैसिफिक आपको नहीं कहना। बिल्कुल भाई, काउंटर वेट वो कैसे बन सकते हैं भाई? इंडिया के आफ्टर सिंदूर उनकी कैपेबिलिटीज तो ऑलरेडी आपने देख ली। वो चाइना से लड़ेंगे क्या ऑन यूएसएस बिहाफ? तो ये तो हो नहीं सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अमेरिका ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है, और इसकी वजह से आई थिंक कि उनकी पॉलिसी इंडिया की तरफ भी चेंज हो गई है और चाइना की तरफ भी चेंज हो रही है। चाइना की तरफ भी चेंज होगी। अच्छा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आखिर में जरा बात कर लेते हैं, वो है भी बहुत ही आपके साथ रिलेट करती है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा जबरदस्त लैंडमार्क डिसीजन दिया है, बर्थ राइट सिटीजनशिप रूलिंग दी है आज उन्होंने। और ये बड़ी लॉन्ग वेटेड एक खबर थी जिसका लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, स्पेशली जो हमारे जो अरब्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो बड़ा इंतजार कर रहे थे कि इसके ऊपर, क्योंकि इन्होंने कहा था, ट्रंप साहब कह रहे थे जी कि ये बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए, और वो कहते थे कि ये सिटीजनशिप टूरिज्म होता है, यहाँ पे लोग जो बच्चे होने वाले होते हैं तो आ जाते हैं यहाँ पे, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह की चीजें हुई। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा रिसाउंडिंग किस्म का लीगल ब्लो जो है
वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ को दिया है और उन्होंने एक रूलिंग जो है वो इशू की है जिसको जो इनवैलिडेट कर रही है और ओवरटर्न कर रही है उस एग्जेक्टिव ऑर्डर को। आपको याद होगा जो 14160 एग्जेक्टिव ऑर्डर नंबर 14160 जो उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था जी कि रिवोक किया जाए राइट टू ऑटोमेटिक सिटीजनशिप का जो बाय बर्थ है, तो वो आज उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। ये कितना बड़ा डिसीजन है जी? बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि आपको पता है दुनिया में यूएस ही एक दो कंट्रीज में जो ये अलाउ करती है ऐसी चीज। किसी कोई ऐसी कंट्री नहीं है, मेजर कंट्री का आप जहां रहते हैं वहां भी नहीं है ये कि भाई आप आके यहाँ सिर्फ इसके लिए बच्चे पैदा होते हैं एंड दे बिकम सिटीजन। लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने पुश बैक क्यों किया है, ये मैंने उसकी स्टडी जरा थोड़ी सी की, तो उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि ये लीगल इशू है, आप एग्जेक्टिव ऑर्डर से आप इसको डील नहीं कर सकते। ओके तो लेकिन ये इशू चला नहीं जाएगा, ये पॉलिटिकल इशू है जो चलता चले जाएगा। इवन कंजर्वेटिव कोर्ट है जिन्होंने स्टैक किया था ना, इन्होंने ट्रम्प साहब पहले अपनी जब एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे उन्होंने कंजर्वेटिव जजेस उन्होंने डिफीट दी है प्रेसिडेंट ट्रम्प को। हाँ। तो ये बड़े सिग्निफिकेंट बात है ना कि उनकी अपनी लगाई हुई सुप्रीम कोर्ट जो है, जजेस जो हैं वो उनके खिलाफ हो गए, इसका मतलब जी हाँ खिलाफ हैं, और लेकिन वो दे आर गोइंग बाय द लॉ, और वो एसेंशियली सिर्फ इसके ऊपर बर्थ राइट तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, टेरिफ्स के ऊपर भी उन्होंने डिफीट दी है ट्रम्प को कई चीजों में। तो बेसिकली ये बड़ी अच्छी बात है कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जैसे पाकिस्तान में भी होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए हमारे यहाँ वो अमेरिका में आईनी अदालत नहीं है ना, इसलिए वो वहाँ पे तो वो कर रहे हैं, इसलिए वो तो चल जाता है, वो अपनी जगह बात है वो तो। हाँ लेकिन सर मुझे बताइए, ये तो बहुत बड़े लोगों का, बहुत बड़े नंबर्स हैं जो लोग इस तरह के काम ये जो अफेक्ट हो सकते थे खुदा न खास्ता, तो ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है उन लोगों के लिए जिनकी लाइनें लगी हुई होंगी, जिनके बच्चों के मसाइल हो सकते थे, तो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर देम। इट इज अ ह्यूज रिलीफ, और होपफुली ये फाइनल ऑर्डर है और इसके आगे ये बात नहीं बढ़ती। लेकिन मैं अब फिर कहता हूं कि हाँ बड़ा सियासी इशू है ये, और ये उछालते रहेंगे इन नवंबर मिड टर्म्स और फिर आगे इलेक्शन के वक्त भी 2 साल। हाँ, और आज मैं देख रहा था वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं, वो भी इसके ऊपर बोल रहे थे और वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये बहुत ही नेगेटिव डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एनीवे इसके ऊपर हम इंशाल्लाह विल कीप एन आई ऑन इट और आपका तजज़िया लेते रहेंगे। साथ भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।